कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। मतलब आजकल का पेरेंटिंग भी कैसा हो गया है सपना कि आई वांट टू बी अ बेटर पेरेंट। एंड व्हाट डज इट मीन, मैं बेहतर पेरेंट बनना चाहता हूँ। इसका मतलब मैं बेहतर माँ या बेहतर बाप बनना चाहता हूँ ये तो निकलता है, पर मैं उस पेरेंट से ज्यादा अधिक बेहतर बनना चाहता हूँ। और फिर वो उस पेरेंट से ज्यादा बेहतर कैसे मैं खुद को मापूंगा, गिनूंगा या इवेल्युएट करूंगा। तो उसके बच्चे से अगर मेरा बच्चा बेहतर है फिर किसी भी पैरामीटर पे हो, तो मैं शायद बेहतर पेरेंट हूं, ऐसा मैं मानने लगता हूं। जहां पे सपना कॉम्पिटिटिवनेस आ गया, सी पेरेंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग योर पोटेंशियल टू कैरी द डिविनिटी विच यू हैव इनहेरिटेड और ब्रॉट इनटू दिस वर्ल्ड। सर उसको पर फिर जब से हम बोलिए क्या? ऐसा, फिर अरे से बाप रे तो मैंने क्या कह दिया, मैंने कुछ ऐसा कह दिया कि पेरेंटिंग इज अ स्पिरिचुअल टास्क ऑफ एक्सप्लोरिंग द डिविनिटी विच हैज कम थ्रू यू। मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा है, ये जब मैं मानता हूँ तो मैं उसकी मालकियत करता हूँ, मैं उसका मालक बन जाता हूँ। पर मेरा बच्चा मेरा मेरे माध्यम से आया हुआ ईश्वर का सुपूत है, बच्चा है, ऐसा जब मैं मानता हूँ तो मालक नहीं, मैं पालक बन जाता हूँ, पेरेंट बन जाता हूँ। मालक होता है तो वो फिर मालकियत में कम ज्यादा ऊंचा नीचा सब हो सकता है। एक सपना देखा होगा कि हम हर बच्चे को एक विशेष अलग इंडिविजुअल यूनिक मानते हैं। और जैसे बच्चा यूनिक और इंडिविजुअल है, वैसे मैं भी कुछ यूनिक और इंडिविजुअल हूँ। तो अभी एक यूनिक दूसरे यूनिक के साथ रिश्ता जोड़ता है, जबकि मैं पालक हूं और वो मेरा बच्चा है, तो ये रिलेशनशिप भी तो यूनिक बन जाता है। और जब मैं ये यूनिक रिलेशनशिप को कंपेयर करने लग जाता हूँ किसी और रिलेशनशिप के साथ, मतलब वो बाप और वो बेटा, वो माँ और वो बेटी, या जो भी कुछ रिश्ते हैं, तो ये यूनिकनेस को हम अंडरमाइन कर देते हैं। और जब मेरी यूनिकनेस को मैं एंजॉय नहीं कर पाता हूँ, तो मैं आई वॉन्ट टू कॉमनलाइज, आई वॉन्ट टू नॉर्मलाइज, आई वॉन्ट टू बी सीन एज अदर्स और बेटर देन अदर्स। हम्म। यहाँ पे शायद हम पच्चड़ में फंस रहे हैं, वायरस को इनवाइट कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। पेरेंटिंग, एज आई टोल्ड यू सपना, इज अ साइकोसोशल प्रिपरेशन टू कैरी द डिवाइन टास्क ऑफ ब्रिंगिंग दैट एंटिटी विच हैज कम थ्रू यू, नॉट फ्रॉम यू, एज द खलील जिब्रान सेज। बहुत विशेष है। ये गिल्ट का कारण मैं समझता हूँ ये स्पर्धात्मक युग है, भौतिकतावाद है, ये क्या कहूँ मैं, हम जो दिखावा चाह रहे, दिखावे की दुनिया हो रही है, प्रोजेक्शन, इसके कारण आ रहा है ऐसा मैं मानता हूँ, अगर हो तो। पर जहां तक मैं समझता हूँ सपना कि एक 5 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनके पालक ज्यादा गिल्ट विल्ट कैरी नहीं करते। जब बच्चा स्कूल में जाने लग जाता है या परफॉर्मेंस देने लग जाता है, तो उसके परफॉर्मेंस को दूसरे की परफॉर्मेंस से तोलने से मोलने से गिल्ट आ सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर एक्चुअली ऐसा नहीं है। अच्छा एक तो आजकल के बच्चे 1.5 साल में स्कूल जाते हैं, प्री स्कूल 5 साल तक अच्छा रुकते तो नहीं है। हाँ 1.5 साल हाँ। की उम्र में बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। और सोशल एक सोशलाइजिंग जो है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हो गया है। मतलब पहले के जमाने में शायद इतना सोशलाइजिंग नहीं होता था। अब मेरे ख्याल से प्रेगनेंसी के 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया कि एवरीवन इज वेटिंग कि घर के बाहर कब निकल सकते हैं। सो मिंगलिंग एंड स्टार्टिंग टू मीट अदर पीपल, ये बहुत जल्दी शुरू हो जाता है पेरेंटिंग में। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि स्कूल रिजल्ट्स आर नॉट द ओनली रीजन। स्कूल रिजल्ट इज नॉट द ओनली रीजन व्हाई पेरेंट्स हैव कंपैरिजन और गिल्ट। ये नहीं है। बोथ द चिल्ड्रन एंड द पेरेंट, both in some way or the other are responsible for this whole thing of guilt। मतलब पहले जब छोटा होता है बच्चा तो डेफिनेटली बच्चा खुद से तो कुछ नहीं समझता है, उसको तो अपनी मम्मी अच्छी लगती है, अपने पापा अच्छे लगते हैं। लेकिन सर इंटरेस्टिंगली बहुत जल्दी बच्चे के बहुत जल्दी एज में पेरेंट्स का कंपैरिजन शुरू हो जाता है। मैं देखती थी किंडरगार्टन के बाहर जब हम बच्चों को लेने के लिए जाते थे, तो वहां पर भी पेरेंट्स किंडरगार्टन के पेरेंट्स का रिजल्ट, बच्चों का रिजल्ट कंपेयर करते थे। अच्छा मेरे बच्चे का इतना आया, आपके बच्चे का कितना आया, उसको अभी लिखना आ गया है कि उसको अभी लिखना नहीं आया है। वो वहां से शुरुआत होती है उसकी बहुत जल्दी एज में। इसके अलावा जो एक चीज मैंने देखी है वो ये है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, और सर बहुत जल्दी, मतलब इट इज सरप्राइजिंग बट एट अ वेरी अर्ली एज वो खुद भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं, मोस्टली मटेरियलिस्टिक स्फीयर में। उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। उसकी मम्मी देखो उसको ये लेकर देती है, आप मुझे नहीं लेकर देते।
ये बहुत जल्दी शुरू हो जाता है. सो आई डोंट थिंक 5 years इज द एज जहां पर होता है ये गिल्ट. ये बचपन से ही शुरू हो जाता है. अच्छा, इसमें एक और गिल्ट का रीजन है सर, वर्किंग पेरेंट्स. If both the parents are working, especially if the mother is working, मुझे लगता है कि that's a suffering for the woman. मतलब काम करना भी उसकी जरूरत है, but that motherhood is also her own. तो वो बच्चे को छोड़कर जाती है, किसी के भी पास छोड़कर जाती है, कितनी भी देर छोड़ के जाती है, उसको एक प्रकार का गिल्ट होता तो है मैम, कि मैं अच्छा पेरेंटिंग नहीं कर रही हूँ. So that working mother is one of the reasons. Then materialistic comparison is one of the another reason. मुझे याद है कि मेरी जब बेटी हुई थी तब हम लोग वहाँ पंजाब में इसमें रहते थे, नैनीताल में रहते थे. काफी वहाँ पे पंजाबी बच्चे हुआ करते थे, पंजाबी फैमिलीज. तो मेरी बेटी नॉर्मल वेज की थी, लेकिन लोग मुझे देखकर अक्सर कहते थे, अरे ये तो कितनी कमजोर है, इसको तुम ठीक से खिलाती नहीं हो क्या. मतलब वो इतनी सी बच्ची जो मैं गोद में लेकर जाया करती थी, वहां पर भी मुझे बताया जाता था कि तुम ये बहुत कमजोर बच्ची है. तो कारण मुझे लगता है सर बहुत सारे हैं. और फैक्ट इज दैट बच्चे सेंस करते हैं ना सर कि पेरेंट को बहुत जल्दी गिल्ट आता है, और वो बच्चे भी इसका बहुत जल्दी फायदा उठाना सीख जाते हैं. देखो सपना, बच्चे कहाँ से सीखते हैं? जैसे तुमने कहा कि मेरी बच्ची बहुत जैसे जो दिखती थी बहुत छोटी दिखती है, या जो कुछ आपने सुना, हमें कैसा लगता है उस समय? हमें लगता है कि हम कुछ परवरिश में कम रख रहे हैं. ये बच्चे की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी सोच है फिलहाल. और जैसा कि आपने कहा बच्चे शायद 1.5 साल से 2 साल से स्कूल जाते होंगे, और ये बच्चों के बारे में जो भी कमेंट हो जाए, अरे तुम्हारे बच्चों को रंग पहचानना नहीं आता है, अभी 1 साल का हो गया अभी तक उसका दांत नहीं आया है, या 6 महीने का हो गया अभी वो क्रॉलिंग ही कर रहा है, खड़ा नहीं हो रहा है, जो भी कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हो गए, लोग तो कुछ कहेंगे, लोगों का काम है कहना. सवाल यह है कि हाउ मच साइकोलॉजिकली स्ट्रांग आई एम एंड सोशोलॉजिकली कनेक्टेड आई एम. और जैसे कि अभी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, तो हम तुरंत वो वाक्य को प्रमाण मानने लग जाते हैं, और हम पर उसका असर होता है. और सपना, जब हम पर असर होता है ना, तो वो असर बच्चों पे ब्लूटूथ डाटा के माध्यम से ट्रांसफर होता है. मतलब माई इनसिक्योरिटीज, चाइल्ड डजंट रिसीव इनसिक्योरिटी डायरेक्टली. बच्चे के पास डायरेक्ट इनसिक्योरिटी जाने का कोई जरिया नहीं है अगर माँ बाप इनसिक्योर ना हो तो माँ बाप जब इनसिक्योर हो जाते हैं तो वो इनसिक्योरिटी बच्चा कैच कर लेता है. उसको यूनिवर्सल अनकॉन्शियसनेस कहते हैं, कि मेरा अनकॉन्शियस में जो कुछ मेरा डर चला गया है वो बच्चे के अनकॉन्शियस ने पकड़ लिया है. और बच्चे के पास कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ है, तो वो अनकॉन्शियस फियर्स वो स्वैलो कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है. और तुमने कहा कि वर्किंग कपल का एक कारण है गिल्ट में. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं सपना, वर्किंग कपल तो है ही, मैं खुद वर्किंग कपल था, मेरी माँ वर्किंग थी, मेरी बेटी वर्किंग है अभी. वर्किंग कपल के अपने प्रॉब्लम है, पर जो नॉन वर्किंग मदर्स है उनमें अपनी एक अलग सेल्फ एस्टीम की इश्यूज है. और उनको लगता है कि एम आई कॉम्पिटेंट टू प्रोवाइड एवरीथिंग व्हाट माय चाइल्ड नीड्स. ये भी एक है. मतलब गिल्ट के प्रकार हो सकते हैं, सिर्फ एक ही प्रकार के लोगों को गिल्ट है ऐसा मानना भी शायद ओवर जनरलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ. हर व्यक्ति को गिल्ट है, पर गिल्ट का कारण मैं जो जहां तक समझ रहा हूँ वो तो कंपैरिजन है, दुनिया के कमेंट है, मेरी अपनी परसेप्शन है बच्चे के प्रति देखने की, ये हो रही है. और जैसा कि तुमने कहा ना सपना कि ये बच्चे उनके माँ बाप देखो उनको ये दे दिया वो दे दिया, ये कहने वाले बच्चों का जब आप जीनेसिस या उसका कॉज फाइंडिंग करते हो तो पता चलते हैं कि ये शब्द, ये वाक्य उन्होंने अपने माँ बाप से सुने हैं. माँ बाप बच्चों बच्चों की तुलना करते हैं कि वो बच्चा देखो, वो बच्चा देखो, उसको तो चलना आता है, तुम कैसे देखो गूंगे जैसे बैठो, वो देखो कैसे फटाक से नाम बता देता है, वो देखो खड़ा हो जाओ बोलने के खड़ा हो जाता है, तुम कैसे बुद्धू हो. अभी अगर तुमने उसको कंपेयर किया दूसरे बच्चों से तो वो तुमको दूसरे पालकों से कंपेयर करना, ये तो जायज बनता है. वी आर ओनली टीचिंग हिम हाउ टू कंपेयर. तो शायद बच्चे जो सीख रहे हैं, ये जो 4-5 साल तक के बच्चे, भले वो स्कूल में जाए ना जाए, क्योंकि 4-5 साल तक सपना हम एमिगडाला और कॉर्टेक्स ये न्यूरोलॉजिकल ऑर्गन से सीखते हैं. न्यूरो कॉर्टेक्स तो 4-5 साल के बाद डेवलप होता है, यहाँ पे लॉजिक रीजन हम इंस्टॉल करने लग जाते हैं स्कूलिंग के माध्यम से, सोशलाइजेशन के माध्यम से. तो बच्चा तो बाय ऑब्जर्वेशन ही सीख रहा है, बाय इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं सीख रहा है. 4 साल के बच्चों को तुम कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दो, वो इंस्ट्रक्शन तो नहीं समझेगा, आपका व्यवहार जरूर समझेगा. मतलब आपका व्यवहार जो है वो उसके डाटा एंट्री का पॉइंट है.
और वो डाटा एंट्री अगर कंपैरिजन की हो रही है, जो कि होती है ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि हमारे हमारे में कॉम्पिटिटिव एज है, जैसा हमने कहा स्पर्धात्मक युग है, तो हम कॉम्पिटिटिव इसमें कॉम्पीट करने के चक्कर में, बेहतर परफॉर्म करने के चक्कर में बच्चों को अपना मोहरा मान देते हैं, रिस्क उसका घोड़ा मान देते हैं, अपने स्टेक्स मान देते हैं, दांव मान देते हैं, और वो दांव जीतने के लिए हम जो कुछ करते हैं, बच्चे वही स्ट्रेटेजी को हमारे साथ उपयोग करते हैं। दे वुड मेक यू फील मोर गिल्टी if you are carrying guilt coming from the outside world. Your children will be very expert to reinforce that guilt in you and make you feel further down. मतलब मैं समझता हूं कि स्टिमुलेटिंग फैक्टर अगर सोशल होगा तो एग्रीवेटिंग फैक्टर आपके बच्चे हो सकते हैं, ऐसा मैं मानता हूं, बिकॉज दे आर वेरी गुड एट इट। आई थिंक दे आर बेटर साइकोलॉजिस्ट देन अस। हम जितनी साइकोलॉजी समझते हैं उससे ज्यादा साइकोलॉजी। डेफिनेटली डेफिनेटली आई वुड अग्री विथ दैट। और ये जो गिल्ट है पेरेंट्स में, इसका एक एक्सटेंशन ये है कि ये गिल्ट केवल ये नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमको किस तरह का पेरेंट समझेंगे, लेकिन सबसे बड़ा एक मैंने ये देखा है कि मेरा बच्चा मुझसे प्यार नहीं करेगा, माई चाइल्ड विल हेट मी। ये एक डर, गिल्ट से भरा हुआ डर मुझे अक्सर पेरेंट्स में दिखता है कि माई चाइल्ड विल नॉट लाइक मी। क्योंकि सर बच्चा तो अपना रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्स करता है, बताता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, वो देखो कितना अच्छा है। जितने भी बार मैं बच्चे की मन मर्जी के जैसा बिहेव नहीं करूंगी, उतने बार वो बच्चा मुझे कुछ ना कुछ उल्टा जवाब तो जरूर देगा। एंड अनफॉर्चुनेटली देन आई एंड अप फीलिंग कि मेरे फियर कि मेरा बच्चा जो है वो मुझे प्यार नहीं करेगा। एंड मुझे लगता है कि आजकल जो बहुत सारे पेरेंटल डायलेमास है कि कितना हमने उसको डिसिप्लिन करना है, नहीं करना है, कहाँ पर की चीजों के लिए मना करना है या नहीं करना है, कितनी चीजों की परमिशन देना है नहीं देना है, गैजेट्स यूज करने देना है नहीं, ये सारी चीजों का जो डायलेमा है वो इसी बात पे से आया है कि अरे मैं नहीं बोलूंगा तो मेरा बच्चा मुझसे प्यार नहीं करेगा। सपना, मुझे इस बात में ये कहना है, अभी बच्चे ने ये कहाँ से सीख लिया कि मुझे पापा से प्यार नहीं करना है, और यूज इट एज अ स्ट्रेटेजी टू 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 बो यू डाउन, पुट यू ऑन द डिफेंस, कहाँ से सीखा होगा? मैं समझता हूँ कि सब बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, और कहीं ना कहीं ये बच्चा भी ये मानता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे से प्यार नहीं करेंगे अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो। मतलब बेसिकली हमने बच्चों को ये पढ़ाया है अनकॉन्शियसली, इनएडवर्टेंटली, कि इफ यू डोंट ओब्लाइज यू वोंट बी लव्ड। और वो डर अभी आप पेरेंट्स में ला रही हो कि व्हाट इफ माय चाइल्ड डजंट लव मी। बेसिकली the question comes, what the child is thinking, and the child thinks, what if my parents don't love me? And why does he get that signal? Because we are seeking compliance, because we are comparing him, because we want him to compete, because we want him to perform and excel. That compulsion to perform, compete, do, comply, whatever, is really making him jittery and being feeling inadequate whether my parents will love me if I don't do it. And the best strategy to deal with this fear is to make my parents feel what I feel. That is how they are replicating my strategies, my unconscious games with me. तो अगर मेरा बच्चा मेरे से प्यार नहीं करेगा, ये डर मेरे मन में है, तो ये बच्चे ने डर नहीं दिया है, ये डर मेरे अंदर से पैदा हुआ है। और शायद ये डर का जन्म मेरे अंदर पैदा हुआ है, और मैंने जो बच्चे के साथ बर्ताव किया है, सलूक किया है, मेकिंग हिम फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ टू बी लव्ड, he is using that strategy, very strategy. I told you he's a better psychologist. Children are better psychologists to use. You are not good enough to be loved, or you are good enough to be loved only when you perform, you get a result, or you get something extraordinary, Yes, and then yes, only. So it is reciprocal also yes. too. पेरेंट्स के ऊपर भी ये अप्लाई करता है कि आप जब एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ उसको लाइफ दोगे तभी आप प्यार करने लायक हो, नहीं तो नहीं। सपना, ऐसे प्रेम को कंडीशनल लव कहते हैं कि इफ यू हैव टू एंजॉय माय लव यू हैव टू सैटिस्फाई कंडीशंस, and when the conditions make you entitled for the love, this is called conditional love. And parenting is about the ability to give the unconditional love uninterruptedly. That is the ability of a parenting. That is a psychosocial profile of a parent. Yes. And the extended effects of this guilt on, one, the parent-child relationship, second, the psychology of the child, and third, of course, the psychology of the parent also.
ये तीनों चीजों के ऊपर जो इसका एक्सटेंडेड इफेक्ट है ये गिल्ट का, मुझे लगता है कि इट इज अफेक्टिंग एवरी एरिया ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ अ पेरेंट एंड चाइल्ड। बिकॉज एक समय के बाद में ना सर, बच्चा उस चीज का इस्तेमाल करना सीख लेता है अपने फेवर में, अपने फेवर में। And better than us, he बेटर would beat us in that मच, strategy. यस, उनको बहुत अच्छा फीलिंग आता है। उसी समय पर मुझे दूसरी भी एक चीज क्या लगती है, ये सारी चीजों को हट के इवन इन अ हाउस होल्ड जहां पर पेरेंट्स आर एडिक्वेटली पेइंग अटेंशन टू दीज फैक्टर्स जो हमने अभी डिस्कस किए, और पेरेंट्स आर प्रेजेंट टू द चिल्ड्रन एंड दे आर नॉट कंपेयरिंग टू द चिल्ड्रन। लेकिन दूसरा इसमें ये भी फैक्टर आता है कि बच्चा बाहर की दुनिया में भी सर बहुत कुछ देख रहा है। आज जो हम देखते हैं कि कंपटीशन सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, कंपटीशन ये है कि तुम्हारा तुम्हारा जो स्कूल बैग है वो ब्रांडेड है या नहीं है, तुमने जो शूज पहन के आए हैं वो कौन से ब्रांड के हैं, तुम्हारी नोटबुक कौन सी अच्छी वाली क्लासमेट वाली है कि सादी अनब्रांडेड नोटबुक है। सो एवरीथिंग इज अ कंपटीशन टुडे, बिकॉज मनी का जो सर है बहुत देयर इज एन अबंडेंट मनी इन द सोसाइटी टुडे, and every parent believes in giving different kinds of lifestyle to their children। तो ये बच्चे जब बाहर जाते हैं एक दूसरे को देखते हैं, तो भले ही घर में वो कंपैरिजन ना हो, बट उनके मन में वहां भी कंपैरिजन वो आना शुरू हो जाता है। एंड देन दे स्टार्ट फीलिंग दैट माय पेरेंट्स आर नॉट प्रोवाइडिंग मी दिस, अदर पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग दिस, माय पेरेंट्स आर नॉट प्रोवाइडिंग दिस टू मी। सपना बात ऐसी है कि इन द क्या कहूँ मैं, इन द enthusiasm and in that urge to provide the best education facility to my child, provide the best learning ambience for my child, most of the parents know they would put the child into the very good elite school। मतलब रिक्शे वाले का बच्चा भी, रिक्शे वाला सोचता है मैं ऐसी स्कूल में डालूं जहाँ पे अमीर लोगों के बच्चे आते हो, और वो सोचता है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, टू थिंक to aspire to provide the best learning ambience to the child is a natural urge in any parent, that's fine। but इसका परिणाम क्या होता है, उसको एडमिशन दाखला तो मिल जाएगा उस स्कूल में, पर अभी वो स्कूल में सब अंग्रेजी बोलने वाले अगर बच्चे हो गए और घर में ये माँ बाप अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, उस स्कूल में अगर सब बच्चे ब्रांडेड क्लोथ जैसे तुम कहा पहनते होगे, स्कूल बैग का अपना एक स्टैंडर्ड होगा, और ये बच्चा वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर सकता क्योंकि उसकी माँ बाप की काबिलियत उतनी नहीं है फाइनेंशियल, तो even though the parents think I have given him the best, I would say they have created a hostile environment for the evolution and growth of a child। I am making a point सपना right now। मतलब मैं समझता हूँ कि बच्चा वहीं पे जाए जहाँ पे वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंजॉय करे। बिलोंगिंगनेस मतलब ऑल अदर्स आर लाइक मी, अगर वो ये फील करता है तो वो सिक्योर्ड फील करेगा। पर वो जो हमारी जो चाहत है कि मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में जाएगा तो अच्छा इंसान बनेगा, अभी अच्छा इंसान बने ना बने वो तो भगवान की कृपा, उसका भाग्य और आपका पुरुषार्थ रहेगा, पर वो अच्छे मार्क लेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगा, ये समीकरण के साथ वो अच्छे स्कूल में भेजते हैं। ये समीकरण बड़ा खोखला है सपना, बहुत खोखला है। हर स्कूल में बच्चे फेल होते हैं और हर स्कूल में बच्चे मेरिट आते हैं, irrespective of their the overall financial and economic status of that school। पर फिर भी हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी औकात से बड़ी स्कूल में मेरे बच्चे को दाखिला दूं ताकि मैं दुनिया को साबित कर सकूं कि मैं अच्छा बाप हूं, मैं अच्छी माँ हूं, ये मैं अच्छा साबित। यही बात मैं अक्सर पेरेंट्स से भी करती हूँ कि जब आपका बच्चा अपने नर्सरी में, प्राइमरी में, स्कूल में भेजा था, उस समय आपके बच्चे को पता नहीं था कौन सा स्कूल अच्छा है कौन सा नहीं है, ये आपने अपने शौक से डाला है। अब बाद में जब आप कहते हो कि बच्चा हमेशा बड़ी बड़ी चीजें मांगता है और बड़ा बड़ा ये सब मांगता है, तो शुरुआत किसने की थी उसकी? बीज किसने बोया सपना, बीज किसने बोया? अभी खट्टे फल आएंगे, कड़वे फल आएंगे तो खाना पड़ेगा। बीज गलत बोया। मैंने मेरी बेटी को हर बार ऐसे स्कूल में डाला जिसका 500 मीटर के अंदर रेडियस में थी वो, क्योंकि उसको जाने आने में 1 घंटा ना लगे, नहीं तो स्कूल बस में 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, और फिर उनकी बाकी हालात अलग, 3-3 टिफिन दिन के, वो घर पे आके खाना खा सके, ऐसी अंतर पे उसको रखा मैंने हर बार। अभी मैं शायद तब ओल्ड फैशन्ड और ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति था, ऐसा लोग मानते थे, बट देन आई डोंट बिलीव दैट। I wanted my child to be in touch with the surrounding and integrate with the belonging, मतलब वो जो लोग हैं उनसे बिलोंग करें और वो अपना ही। मेरे बच्चे 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट में 7 से 8 अलग अलग स्कूल में पढ़े हैं, उनकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। They have been the same everywhere। वो तो तुम्हारी खासियत रही सपना, पर to uproot a plant, dislocate it and plant it in some other
उसमें कितनी वो रूट्स को कितनी तकलीफ होती होगी, क्योंकि हमारा सोशल सर्कल, हमारा सोशल वर्ल्ड हमारी जमीन है जहाँ पे हम रूट्स फैलाते हैं, और वो अगर रूट्स मजबूत होते हैं तो स्टीम बढ़ता है, ऐसा मैं मानता हूँ। आई कुड बी रॉन्ग। आपकी बात बराबर है, लेकिन स्कूल चेंज करने के लिए पेरेंट्स के कई सारे रीजन होते हैं, किसी का ट्रांसफर होता है, किसी के कोई मैं वैसे ही था, हाँ, नौकरी तो छोड़ दिया। वो, लेकिन अब नौकरी छोड़ना कितने लोगों को पॉसिबल होता है? मैंने कर दिया। तो बट हमारा टॉपिक यहाँ पर जो है, एक फिर से एक बार वापस वहीं पे आते हैं हम, कि स्कूल कौन सा है उससे बच्चे के परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फर्क पड़ता है थोड़ा बहुत, बट एवरी टाइम इट इज अलोंग विद द पेरेंट, हाउ द पेरेंट इज हेल्पिंग द चाइल्ड टू एडजस्ट विद द स्कूल, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। बट ये जो प्रॉब्लम आती है कंपैरिजन विद द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अदर चिल्ड्रन, ये बच्चों में बहुत जल्दी जो आ जाती है। और नेचुरली सर बच्चे हैं, दे वांट एवरीथिंग बेस्ट, ये सबसे अट्रैक्टिव जो चीज होगी वो बच्चों को चाहिए। आई मीन मुझे लगता है कि अगर वो मांगते हैं तो उसमें गलत नहीं है, अगर वो मांगते हैं तो उसमें गलत नहीं है, बिकॉज चिल्ड्रन डू गेट अट्रैक्टेड, उनको अच्छी लगती है बड़ी बड़ी चीजें, नई नई चीजें। अगर कोई फोन लेकर आता है स्कूल में, मेरे पेरेंट्स ने कहा है तुमको 10th तक फोन नहीं मिलेगा, तो नेचुरली आई फील कि इसके पेरेंट्स इससे ज्यादा प्यार करते हैं। तो ये सब जो सपना हमने कुछ सेंटेंस सुने हैं, सपना हमने कुछ सेंटेंस सुने हैं। हाँ सर, अक्सर पेरेंट्स से कहते हैं कि हमने आपको बेहतरीन चीजें दी, आई प्रोवाइडेड यू द बेस्ट, मतलब वो बेस्ट गैजेट हो, एनवायरनमेंट हो, स्कूल हो। ये बेस्ट शब्द जो हम जब कहते हैं ना, तो अवर चिल्ड्रन दे प्रूव अस दैट देयर इज अ बेटर देन द बेस्ट, मतलब इससे बेहतर भी कुछ। तो हमेशा अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरा ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस को हमने सही कंस्ट्रक्ट करने को ना, आई शुड से दैट आई एम गिविंग यू द बेस्ट पॉसिबल टू मी, पॉसिबल। मेरी औकात में जो बेस्ट है वो तुमको दे सकता हूँ बेटा, मैं इससे बेहतर मैं नहीं दे सकता हूँ। ये कहने की जो एक क्या कहूँ, एक ऑनेस्टी हमें होनी चाहिए। पर पेरेंट्स आल्सो प्रिटेंड एज इफ दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट टू द चाइल्ड, एंड देन चाइल्ड इज गोइंग टू क्रिएट अ होल इनटू द लॉजिक कि दैट इज नॉट द बेस्ट, देयर इज अ बेटर देन द बेस्ट। हमने बच्चों को अगर अपनी लिमिटेशंस, अपना बजट, अपनी मर्यादा, हम उनको समझाने लग जाएंगे तो बच्चे अप्रिशिएट करेंगे, बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा सर मैं मानता हूँ। इसी पॉइंट पे मुझे एक और बात कहना है कि मैं कई पेरेंट्स से मिलती हूँ और मैंने देखा है कि वो घर में कितनी भी प्रॉब्लम हो, बच्चे को हर प्रॉब्लम से दूर रखना चाहते हैं। ये एक आजकल के पेरेंट्स का दूसरा फैक्टर है कि मैं कैसे भी, मतलब एक मेरे पास में एक पेरेंट्स आए थे, उनका बच्चा जो था वो 10th 11th में कुछ पढ़ नहीं रहा था बिल्कुल, इसलिए बहुत ज्यादा परेशान थे वो बोलते समय पेरेंट्स ने मुझसे कहा, दोनों भी पेरेंट्स, फादर की सिर्फ, मदर वाज नॉट वर्किंग एंड फादर वाज अ गवर्नमेंट सर्विस ऑफ क्लरिकल लेवल। तो ये कहते समय फादर ने, उन्होंने कहा था कि मैडम हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर उसके कमरे में हमने एसी तक लगा दिया फिर भी पढ़ता नहीं है। अब एसी लगाने से ज्यादा पढ़ने लगेगा, ये कैसे होगा ये तो मुझे पता नहीं। बट जब आप बाकी घर में एसी नहीं लगा सकते हो, तो क्यों उसको ये फीलिंग दे रहे हो कि तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते, क्योंकि उस स्टेज पे वो बच्चा इस बात पे अड़ गया था कि मुझे जब तक बाइक नहीं मिलेगी मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। और क्योंकि बच्चा सपना पेरेंट्स ऐसी हरकतों मना से, कर क्योंकि सपना पेरेंट्स ऐसी मना हरकतों कर से रहे हम थे बच्चे मदर, में। ये एग्जैक्ट केस यही था कि मना कर रहे थे, इसलिए बच्चा सारा गुस्सा पेरेंट्स पे निकाल रहा था कि आप लोग मुझे प्यार नहीं करते, अब मैं सुसाइड कर लूंगा, आप मुझे प्यार नहीं करते मैं सुसाइड कर लूंगा। सपना बात ऐसी होती है कि जब हम बच्चों को अपनी औकात से ज्यादा देने लग जाते हैं तो उसमें एक एंटाइटलमेंट मेंटालिटी आ जाती है। हाँ एग्जैक्टली सर। मतलब he believes that I am entitled to this, he doesn't believe that they are going extra step to they are stretching their boundaries, they are going beyond their budget to provide me, and he is not grateful there. What we are making him feel is that parents will have to provide, अगर खुद को बेचना पड़े तो बेचे, पर मुझे मेरे रूम में एसी दे, मुझे मेरी बाइक लाके दे। और इसका बीच फिर से हम ही बो रहे हैं हम सपना। बोलते और जैसे तुमने बहुत अच्छा कहा था कि जब घर में प्रॉब्लम होती है तो बच्चों को हम दूर रखते हैं प्रॉब्लम से, इससे बड़ी बेवकूफी की बात मैं नहीं मानता हूं कोई है। बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने की अगर प्रक्रिया सिखानी है तो हम जिस प्रॉब्लम में हैं उसको हम शेयर करें। शेयर करते समय इसलिए नहीं कि तुम जिम्मेदार हो, इसलिए कि बेटा जो प्रॉब्लम है हम सब पे प्रभावित करने वाली है। अगर पिताजी की नौकरी गई है तो नौकरी पिताजी की गई है, पिताजी की प्रॉब्लम ऊपरी हो सकती है, पर ये पूरी घर की प्रॉब्लम है और ये बच्चे की भी प्रॉब्लम है।
घर में कुछ आपद आ गई है, बूढ़ी माँ बीमार है पिताजी की, तो घर में कुछ जो कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगी तो सबको उसमें अपना हाथ बटाना पड़ेगा। ये बातें हमें बच्चों को घर में सिखानी होगी। एग्जैक्टली। स्कूल में एकेडमिक, इंटेलेक्चुअल, एनालिटिकल, लिंग्विस्टिक स्किल डेवलप होगी, पर इमोशनल मैच्योरिटी जो होनी है वो घर में ही आएगी। और हम देख रहे हैं इमोशनल मैच्योरिटी डेवलपमेंट जो है वो बहुत कम हो रहा है बच्चों का। हम उनको इमोशनलिटी में एक इंसुलेट करके रख दिए हैं और फिर कहते हैं कि ये बच्चा मेरे से प्यार नहीं करेगा तो, अरे वो तो उसको दांव पे लगा रहा है ना, स्क्रू कसने का स्क्रू ड्राइवर बना के रख दिया है कि आप नहीं करेंगे तो मैं आपसे प्यार नहीं करूंगा। सर, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगी कि मैं आजकल पेरेंट्स से जो बात करती हूँ, मेरा एक पॉइंट होता है कि आपके हिसाब से पेरेंट्स की जिम्मेदारी क्या है। जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि कितना गैजेट्स देना या नहीं देना, ये नाइट आउट की परमिशन देना या नहीं देना, तो मेरा ये उनसे कहना होता है कि आपको, आपके हिसाब से पेरेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। और सर, मैंने जब इस चीज को समझने की कोशिश की है, मुझे लगता है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ही डिफाइंड है। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, सिक्योरिटी, लव। ये मुझे लगता है कि 6 जो चीजें हैं ये पेरेंट्स की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर का सारा बोनस है जो पेरेंट्स बच्चों को देना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स भी ये समझते हैं कि ये चीजें कंपलसरी है, हमने देनी ही चाहिए हमारे बच्चों को, और नेचुरली बच्चे भी ये समझते हैं कि ये चीजें पेरेंट्स ने हमको देनी ही चाहिए। तो ये ऊपर की सपना चीज। मेरी सोच ऐसी है इसमें, सपना मेरी सोच ऐसी है कि पेरेंटिंग टास्क जो है ना वो बहुत नॉन स्पेसिफिक, वेग और एक्सपैंडिंग और इवॉल्विंग है। मतलब उसको स्टैटिक बना ही नहीं सकते हैं। हाँ, पर एग्जैक्टली। एक बात जरूर है, प्रेम बढ़ता रहे। प्रेम में जहां भी कोई खंडित हो जाएगा प्रेम का प्रवाह, तब एग्जैक्टली। पेरेंटिंग टास्क टूट रहा है। सिर्फ प्रेम और सपना, प्रेम में से ही प्रोवाइडेंस, प्रोटेक्शन, कंसर्न, केयर बहने लगती है। एग्जैक्टली। अगर प्रेम हो रहा है तो प्रोवाइडेंस ऑटोमेटिक आएगा, मुझे गिनाना नहीं है। प्रोटेक्शन, केयर, कंसर्न ऑटोमेटिक आएगी। बना रहे तो प्रेम बना रहे सपना, और बच्चों को माँ बाप का प्रेम दिखता रहे, अनुभव होता रहे। देखिए, आई लव यू वाला प्रेम नहीं, शब्दों से प्रकट होने वाला प्रेम नहीं। जब माँ बेटी को रोकती है या बाप बेटे को डांटता है, तो उनको पता चले कि ये क्यों डांट रहे हैं, कि उनको उनसे चर्चा हो। और जैसे आपने कुछ नाइट आउट और वो बाहर बाकी की बातें की, मैं समझता हूँ कि एज द चिल्ड्रन ग्रो थ्रू द एडोलसेंस और द मोर देन द एडोलसेंट एज, वहां पे एक हेल्दी डिस्टेंसिंग और हेल्दी निग्लेक्ट, मैं हेल्दी कह रहा हूँ, हेल्दी निग्लेक्ट और हेल्दी डिस्टेंसिंग पेरेंट्स को सीखना होगा। डिस्टेंसिंग का मतलब, अगर हम उनके सर पे जाके बैठ जाएंगे ना तो वो हमसे दूर भागेंगे। और हम ही थोड़ा सा हेल्दी कह रहा हूं मैं, अनहेल्दी नहीं, जहां पे मुझे डर तो है थोड़ा सा, पर फिर भी ईश्वर पे विश्वास रखता हूँ, मेरे बच्चे पे जिसको मैंने 14 साल तक 13 साल तक बड़ा किया है, मेरी अपनी संस्कारों पे विश्वास रखता हूँ, और जो कुछ होगा भाग्य में लिखा रहेगा ऐसा मानता हूँ। तो शायद बच्चा मेरे से संपर्क बना रहेगा। वो थोड़े देर के लिए दूर जा सकता है। एडोलसेंट एज में बच्चे थोड़ा डिस्टेंसिंग करते हैं, और अगर हम उनको डिस्टेंसिंग अलाउ नहीं करेंगे तो वो फिर एलिनेट हो जाते हैं, या फिर वो एकदम चंपू बन जाते हैं, मतलब घर में बैठ जाते हैं। मतलब कंप्लाइंट चिल्ड्रन विल बिकम अनसोशल, और सॉरी असोशल, और नॉन कंप्लाइंट कुड बिकम रेबल। ये दोनों धोखे में से एडोलसेंट एज जाता है सपना, तो और जैसे वहां पे ये नाइट आउट वाले और ये सब चीजें आने वाली है। जैसे आप कह रहे थे कि देर इज नो फिक्स्ड रूल बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो, कि कौन सा यस, बच्चा कितना रिबेल करेगा ये भी यस, बता नहीं सकते यस, आप। सो यस, द सेम यस, काइंड ऑफ पेरेंटिंग विच हैज वर्कड फॉर वन चाइल्ड मे नॉट वर्क फॉर द अदर चाइल्ड एट ऑल। मतलब आपके ही घर में 2 बच्चों पे काम ना करे तो, बट ये जो चीजें सर, इस सब में मुझे लगता है कि वन इज लव इज द बेसिक फैक्टर विच वी शुड ट्राई नॉट टू फॉरगेट। आज आज होता ये है कि बच्चे बचपन से पेरेंट्स का फोकस इस कि इसकी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए और इसके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो कम्युनिकेशन इन द फैमिली सीम्स टू बी अराउंड ओनली स्कूल, एजुकेशन, ट्यूशन, मार्क्स, और जो मेजर मेन कम्युनिकेशन होना चाहिए जो मेरे ख्याल से सारे विषयों पर, अब सर विषय की बात आई है तो हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि एक 13-14 साल का बच्चा, लड़का लड़की दोनों को एक अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन होगा होगा डू दे हैव द फ्रीडम टू टॉक टू द पेरेंट्स? क्या पेरेंट्स से खुल के बात कर सकते हैं? मुझे लगता है दिस इज अ फॉर्म ऑफ लव, कि आप अपने बच्चे को उतना फ्रीडम दे रहे हैं कि आपसे बात कर सके अगर उसको कोई अच्छा लगता है तो। इसको आगे कैसे डील करना है, बहुत सारे अलग अलग वेरिएशन है इसमें, डिपेंड अपॉन कि वो बच्चा कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। बट एक बेसिक फ्रीडम है या नहीं है? क्योंकि आज जो मेरे पास काउंसलिंग आती है, अक्सर मुझे दिखता है कि पेरेंट्स, खास करके फादर्स, कहते हैं कि अगर एक हाथ ऐसा इंसिडेंस पता चला
खास करके लड़की के बारे में, तो कहते हैं कि सब बंद करो, स्कूल वगैरह बंद करो, घर के अंदर रखो इसको, 18 साल की हो जाएगी शादी करके निकाल देंगे। एक्चुअली वो भी जानते हैं कि वो करने वाले नहीं है, लड़की भी जानती है कि ये करने वाले नहीं है, बट व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर नॉट वर्किंग ऑन द कम्युनिकेशन। हमने गुस्सा करके एक वॉल बना दिया और हमने कम्युनिकेशन बंद कर दिया वहां पे। जब हमने कम्युनिकेशन बंद कर दिया, बच्चे का पहला फीलिंग ये होता है कि मुझे प्यार नहीं करते। दैट इज द फर्स्ट थिंग। गिल्ट कहाँ से देता है बच्चा? क्योंकि बच्चे को खुद को लगते रहता है हमेशा कि मुझे प्यार ही नहीं किया जा रहा है। तो कम्युनिकेशन की जहां जरूरत होती है वहीं पर हम कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगता है कि डांटने से, चिल्लाने से बच्चा अपने आप हमारे हिसाब से सुधर जाएगा। I'll put it in सपना, inverted commas, सुधर जाएगा। सपना जैसे ओवर प्रोवाइडेंस, जैसे वो एसी लगाना उसके रूम में, जी, वो जितना गलत है उतना खोखली धमकियां देना गलत है। खोखली एग्जैक्टली। मतलब जो मैं एग्जीक्यूट नहीं करने वाला हूं, ये मुझे भी पता है और बच्चों को भी पता है। अगर ऐसी धमकियां मैं देने लग जाऊं बच्चों को, तो मैं अपनी बेवकूफी साबित कर रहा हूं और बच्चों को मैं ज्यादा क्या कहूँ, रेबल की तरफ ढकेल रहा हूं, क्योंकि उनको पता है ये कुछ कर ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। और ऐसे ऐसे चीजों में हमने नहीं जाना चाहिए सर पेरेंट्स को। प्रॉब्लम ये है कि जहां पर प्यार दिखाना है, अब वहां पे हमारा गुस्सा आता है, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। गुस्सा हमारा इसलिए आता है क्योंकि हमको वो सिचुएशन कंट्रोल नहीं समझ में आती है। तो क्योंकि और सपना हमारी प्यार, और सपना प्यार कैसे दिखाते हैं? अगर आप पेरेंट्स को पूछो आप प्यार करते हैं बच्चे पे, सबूत क्या है? गिव मी एन एविडेंस। तो कहेंगे एग्जैक्टली देखिए हमने इसको स्कूल में डाला है, इसको साल का इतना बजट है खर्चे के लिए, इसको को पार्टी को भेजते हैं, और ये सारी मटेरियल चीजों को वो सबूत के रूप में देखते हैं। चलो आपने ये सबूत दे दिया प्रेम का, हम मान लेते हैं आपका एविडेंस है। अभी बच्चों से क्या चाहते हैं आप? ये प्रेम का रिटर्न, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है प्रेम का भी। तो वो चाहते हैं ये अच्छे मार्क दे, मेरी बात सुने और ये करे वो करे, जो कुछ है अभी आर्ट में हो, स्पोर्ट में हो, ऐसे ऐसे करते रहे, सुबह 6 बजे उठे, रात को 10 बजे सोए, सब वो उनका प्रोटोकॉल दे देते हैं। और अभी ये प्रेम के आदान प्रदान की यूनिट हो गई। एक यूनिट है कि हमारा प्रोवाइडेंस, मतलब हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो हमारा इनपुट, और आउटपुट है उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस या उसका सोशल बिहेवियर या उसका जो कुछ है रिलेशनल कनेक्शन, कुछ ऐसे हम उसको बता देते हैं। सही में देखा जाए तो ये प्रेम के प्रतीक है, ये मानना ही गलत है। तुमने बहुत सही बात रखी थी सपना जी, बात करते समय, जब 13-14 साल का बच्चा या बच्ची अपोजिट सेक्स के जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इज देयर ओपननेस टू लिसन? आई वुड से लव मेक्स यू फील ओपन। मतलब प्रेम अगर है आपका तो आप सुनने की क्षमता रखते हो। अगर आपकी सुनने की क्षमता ना हो तो आपका प्रेम खोखला है, ऐसा मैं मानता हूं। यही और फिर क्षमता नहीं है सुनने की, वो है। लव, अभी हम कोई भी कॉन्टेक्स्ट में ले, पेरेंट या बच्चे का ले, या दो एडल्ट्स के बीच में भी प्यार की हम बात करें, तो आई थिंक लव इज अबाउट एक्सेप्टिंग द अदर पर्सन एज ही और शी इज, फर्स्ट थिंग। देन इफ यू, बच्चे के केस में अगर आपको लग रहा है कि ये इसके लिए नुकसानदायक है, तो वॉट एवर नीड्स टू बी डन विल हैव टू बी डन फॉर इट। बट कैन यू एक्सेप्ट द चाइल्ड, कि आपके मन में जो एक चाइल्ड की इमेज है, एक इमेज है आइडियल चाइल्ड जिसने सुबह से शाम तक सिर्फ पढ़ना चाहिए, इधर उधर देखना नहीं चाहिए, घोड़े के जैसा ऐसा वो लगा के चलना चाहिए सामने, और किसी भी एज तक, इंडिया में तो खास तक किसी भी एज को उसको किसी भी अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर अपोजिट सेक्स में इंटरेस्ट लेता है तो वो खराब है, बिगड़ गया है। इस तो ये जो हमारे डेफिनेशंस है, वी आर नॉट रेडी टू इवन एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये इंसान है, दे आर जस्ट लेसर एज पीपल, उम्र कम है हमसे, और जो चीजें हमको फील होती है वो सारी उनको भी फील होनी है, उनको भी लगना है वो चीजें। अगर हम प्यार नहीं दिखाते हैं तो हम गुस्सा दिखाते हैं। देयर इज समथिंग न्यूट्रल आल्सो इन बिटवीन जो हम नहीं रख पाते। हम प्यार नहीं दिखाते इज वन थिंग, बट हम गुस्सा दिखाते हैं। एंड आई थिंक हियर हमारा अपना इमोशंस मैनेजमेंट इज अ लॉट एट वर्क, कि हमारा खुद का हम इमोशनल मैनेजमेंट, बच्चे को सिखाना बहुत दूर की बात है, खुद का इमोशनल मैनेजमेंट अगर हम ठीक से करें, तो मुझे लगता है कि देयर कैन बी अ बैलेंस बिटवीन एक्सप्रेसिंग लव एंड एंगर बोथ। गुस्सा भी दिखाना जरूरी होता है, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ प्यार प्यार से अपने बच्चे को देखना है सिचुएशन वाइज, बट कैन देयर बी अ बैलेंस सो दैट द चाइल्ड डजंट फील कि मुझे प्यार तो करते नहीं, सिर्फ गुस्सा करते रहते, और आपको ये फीलिंग ना आए कि मेरा बच्चा मुझे प्यार नहीं करता। ये बैलेंस की जो बात है वो हो रही है। देखो सपना, जब पौधा हम लगाते हैं ना, बीज बोते हैं, पौधा लगाते हैं, तो पौधे को हम पानी देते हैं, बीज को पानी देते हैं। ये प्रेम है वो पानी जैसा है। पानी ज्यादा दे दो ना तो उसके रूट सड़ जाएंगे, तो एग्जैक्टली। उसको उतना ही पानी देना है जितना उसके पोषण के लिए आवश्यक है, और उसको बाकी जो प्रोवाइडिंग अदर एम्बियंस उसको खाद डालना होता है। पर अगर खाद भी डाला और पानी भी डाला और उसको अगर धूप नहीं दिखाई
तो ये पौधा बढ़ेगा नहीं, तो उसको धूप की आंच भी दिखानी पड़ती है। तो कभी कभार एक डिप्राइवेशन, लिमिटेशन का डिसिप्लिन इन्फोर्स करना पड़ता है। अगर बच्चों को हम नहीं सुनाएंगे, if we do not let our children listen no, then we are only giving them water and manure. ऐसा पौधा बढ़ेगा नहीं, वो सड़ेगा शायद। तो हमें अच्छा सिर्फ धूप दिखा दे और पानी ना दे तो वो भी पौधा जल जाएगा, खाक हो जाएगा। तो हमें ये प्रेम और क्रोध, जैसा तुमने कहा, तो क्रोध का प्रयोग डिसिप्लिन, अनुशासन के लिए होता है, और प्रेम का प्रयोग कनेक्शन को स्ट्रांग करने में होता है। मतलब मेरे और उसके बीच का रिश्ता मजबूती से बना रहे, इसके लिए प्रेम का प्रवाह अखंड चलना चाहिए, अनइंटरप्टेड चलना चाहिए, उसमें कोई आंच ना हो। भले वो धूप में हो फिर भी प्रेम का प्रवाह चलते रहे, उसके रूट्स नम रहे, पानीदार रहे। और जब अनुशासन करने का समय कब आता है सपना, हम ओपन तो है उसकी बात सुनने के लिए, पर ओपननेस डजंट मीन दैट आई एग्री वॉट एवर आई लिसन टू। आई एम टॉकिंग अबाउट ओपननेस जस्ट टू लिसन व्हाट इज सेइंग, नॉट एग्रीइंग व्हाट इज सेइंग। लोगों ने ये भी गलत फहमी कर दी है पेरेंट ने कि अगर मैं उसकी बात सुनूंगा तो मैं उससे सहमत हो जाऊंगा। आपको पूरा हक है। हेलो, हेलो। मुझे लगता है कि हम प्रबोध सर का यहाँ कुछ इंटरनेट का कनेक्शन है। लेट अस होप वो ज्वाइन करेंगे हमारे साथ फिर से। हाँ सर, हाँ वेलकम। सर हाँ वेलकम। हाँ, अरे तुमको मुझे, मैं कहाँ अंतरिक्ष में विलीन हो गया था, समझ में नहीं आया, फिर से आ गया मैं ब्रह्मांड से। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर मैं मेरे बेटे की या बेटी की बात सुन रहा हूं, तो सुनने का मतलब ये नहीं होता है कि मैं उससे सहमत हो रहा हूं। हमने ये भी मान लिया है पेरेंट्स ने कि अगर मैं बात सुनूंगा तो उसको लगेगा मैं सहमत हो गया हूं। तो एग्जैक्टली। आप बिल्कुल अनुशासन से उसको कह सकते हैं कि बेटा तुम्हारी बात मैंने पूरी सुन ली है, और बात सुनने के बाद अभी मेरी बात सुनो प्लीज, कि मैं तुमसे सहमत नहीं हूं, और मैं तुमसे सहमत क्यों नहीं हूं उसके कारण भी मैं उसको बताऊंगा। कि देखिए मेरा जो अनुमान है, या मेरा जो आकलन है, या मेरा जो इवैल्यूएशन है, मुझे ये कहता है कि इसका परिणाम ऐसा 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 होगा, और इसमें ये धोखे हैं। और मैं चूंकि आपसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप वो धोखे की तरफ जाए, सर तो मैं आपको रोक रहा हूं। एग्जैक्टली मैं जो ये आपने बात कही ना, बात करते समय कम्युनिकेशन के दौरान ये बताना जरूरी है कि आई लव यू, दैट इज व्हाई आई एम स्टॉपिंग यू। ये जो बोल के और बता के इस बात को एक्सप्रेस करना भी जरूरी होता है, क्योंकि उस समय एक फीलिंग बच्चे में ये आ जाता है, एंटी फीलिंग आ जाता है कि हमारे अगेंस्ट है। इसीलिए ये एक्सप्रेस करना भी जरूरी है कि हम तुम्हारे अगेंस्ट है, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ऐसा जो कुछ भी कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है सर कि ये जब प्यार का एक्सप्रेशन नहीं होता है, और बच्चा जो है वो अपने दिमाग से अपने सर, एक और बात आपने कही थी कि बच्चे को एक्सप्रेस करके बताना चाहिए, उसका लॉजिक भी समझाना चाहिए। अब कई जगह ये होता है कि बच्चे लॉजिक सुनने के बाद भी उल्टा आर्ग्यूमेंट करते हैं, क्योंकि उनके पास उनके लॉजिक है। आई एम नॉट सेइंग, उनके पास उनकी लॉजिक है, और ऐसे कंडीशन में आपको एक पेरेंटल राइट भी यूज करना पड़ता है कई बार, फॉर द सेक ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड, कि बॉस ये नहीं होगा, योर आर्ग्यूमेंट, यू आर नॉट आर्ग्यूमेंट, बट दिस इज नॉट हैपनिंग। तो ये सब जरूरी है। बट उसके बाद में जब मैं 4 घंटा 5 घंटा मैं भी गुस्सा होके बैठ जाता हूँ, तब मैं उसको ये फीलिंग देता हूँ कि मैं प्यार नहीं करता हूँ, या उसको ये फीलिंग आता है कि मैं प्यार नहीं करता। कैन आई जस्ट एनफोर्स द रूल एंड स्टिल से दैट आई लव यू? यू कैन टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लो, आपको बुरा लग रहा है आप बैठो, यू मे नॉट अग्री विथ मी, बट आई स्टिल लव यू। ये जो एक्सप्रेशन है ना सर, मुझे लगता है एक्सप्रेशन बहुत ही कम है। जैसे बच्चा छोटा सा होता है तब प्यार का हर तरीके से एक्सप्रेशन होता है, उसको पास भी लिया जाता है, उसको 10 बार किस भी किया जाता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, खास करके इंडियन सोसाइटी में, हम प्यार का एक्सप्रेशन नहीं करते। और सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि दिस इज, अक्सर जो फादर्स होते हैं उनका ये कहना होता है कि अरे ये इमोशनल सब काम मुझसे नहीं होते, ये उसके मम्मी का काम है। ये सेंटेंस मैंने कई बार सुना हुआ है कि प्यार करता हूँ एक्सप्रेस करना, बट आई मुझे एम मोर मदरली फादर। हाँ, नहीं, वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं कि ये बहुत ये लेडीज लोगों का काम है। ये मैंने सर सुना है अक्सर कि ये लेडीज लोगों का काम है, इमोशंस वगैरह हमसे नहीं होता। तो मेरा सर एक ही सवाल होता है कि अगर आपसे प्यार नहीं होता तो आपसे गुस्सा कैसे होता है? वो भी तो इमोशन ही है। वहां पर फिर आप कैसे गुस्सा, बिल्कुल तबीयत से गुस्सा एक्सप्रेस करते हैं, तो प्यार आप, यू आर चूजिंग नॉट टू एक्सप्रेस।
सपना, मैं समझता हूँ कि हर चीज का बैलेंस, हार्मनी होनी चाहिए। अगर आप आपको क्रोध प्रकट करने का अधिकार मानते हो तो प्यार जताने का कर्तव्य भी करना चाहिए। जो व्यक्ति प्यार जताने का कर्तव्य करने में कम पड़ता है, कम होता है, उसे क्रोध करने का अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। क्योंकि क्रोध और प्यार, जैसे वो कुम्हार होता है ना, तो ऊपर से जब थप्पड़ मारता है, नीचे से एक हाथ को सहलाता है वो मटके को, ताकि मटका टूटे ना। ये बच्चे हमारे, एक हमारी परवरिश की जिम्मेदारी है। और उसको सिर्फ ठोकेंगे और सपोर्ट नहीं करेंगे, ये बात तो मुझे बेवकूफ़ी वाली लगती है। मतलब मुझे वो ठीक नहीं लग रही है बात। और अगर कोई ऐसे पेरेंट्स हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे पास अधिकार है तो मैं आदेश दूंगा कि सीधे हो जाओ। सर एक्चुअली पर यही हो रहा है कि मुझे क्या लगता है कि जैसे सपोज ये दोनों पेरेंट्स आजकल बिजी है, मैंने अनफॉर्चुनेटली देखा है कि जहाँ मदर वर्किंग भी नहीं है, बट शी आई डोंट नो इट, बट शी इज वेरी बिजी। उसको हमेशा कोई ना कोई एजेंडा होता है उसके पास में, देयर इज नो फ्री टाइम। तो जब कभी भी बच्चों से इंटरेक्शन होता है तो एक तो पहले अपने ही बिजी होने की वजह से बोथ आर वेरी अनईजी कि कब इसमें से निकल सके। दैट एड्स टू द फ्रस्ट्रेशन। वो ऐड करता है उस चीज के लिए कि आपका जितना गुस्सा होगा उससे 3 गुना ज्यादा हो जाए, क्योंकि आप में पेशेंस नहीं है उतना। तो इन द लैक ऑफ माई पेशेंस, मेरी क्लैरिटी नहीं है। मुझे उस बात का असर भी हो रहा है। अगर बच्चा कह रहा है देखो उन्होंने तो इतना महंगा फोन लेकर दिया, मुझे देना नहीं है, बट मुझे असर तो इस बात का हो रहा है, बिकॉज परहैप्स आई एम नॉट श्योर अबाउट माई सेल्फ। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो क्या मुझे पता है मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ या करती हूँ, सबसे पहले तो मुझे लगता है सर आजकल मैंने खुद से पूछना जरूरी है, डू आई लव माई चाइल्ड। बहुत सिंपल है, डू आई लव माई चाइल्ड। अपना, अगर मैं ये सवाल मुझसे पूछता हूँ कि डू आई लव माई चाइल्ड, जिसका जवाब मैं हाँ देता हूँ, तो मुझे प्रमाण भी देना होगा कि मैं क्यों ये कह रहा हूँ। और मैं जो समझता हूँ कि अगर मैं हाँ कह रहा हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं LOV नहीं, TIME मेरे बच्चे को दूं। मेरा समय मेरे बच्चे को अगर मैं दे सकता हूँ, समय वो जहाँ पे उसको सूचना नहीं दे रहा हूँ, जहाँ उसके साथ मैं समय व्यतीत कर रहा हूँ, और जब मैं बच्चों को समय दे रहा हूँ ऐसा मैं मान रहा हूँ, तो ये मान के चलिए कि बच्चा उसका समय आपको दे रहा है। कहीं आप उसको उपकार कर रहे हैं समय देके, ये भावना भी प्रेम को कलुषित कर देती है, उसको कंटेमिनेट कर देती है। मैं समझता हूँ आजकल जो वर्किंग पेरेंट्स है या जो हार्ड प्रेस्ड परफॉर्मिंग प्रोफेशनल्स है, उनके पास समय की बहुत कमी है। और फिर प्रेम के प्रतीक वो दे देते, सिंबल्स ऑफ लव देते, पर वो एविडेंस ऑफ लव नहीं देते। एविडेंस ऑफ लव इज द टाइम, द टाइम। क्वालिटी टाइम यू प्रोवाइड टू द चाइल्ड। अगर आपके पास क्वालिटी टाइम नहीं है देने के लिए, तो बाकी सिंबल्स ऑफ लव है, वो एविडेंस ऑफ लव मैं नहीं मानता हूँ सपना। सर वही चीज है कि फिर ये भी होता है कि जब आप टाइम नहीं दे पाते हो तो आप ज्यादा चीजें प्रोवाइड करते हो। जब आप ज्यादा चीजें प्रोवाइड करते हो तो बच्चे के एक्सपेक्टेशन भी यही बढ़ जाते हैं कि मुझे सारी चीजें इन्होंने लाकर देनी चाहिए। फिर जब बच्चा आपको किसी चीज में आप मना करते हो तो बच्चे को लगता है कि प्यार नहीं करते इसीलिए नहीं दे रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, मुझे लगता है कि बताना कि बेटा प्यार तो तुमसे बहुत जरूर, मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे, ये मिलने वाला नहीं है। दिस इज आउट। फोन जो है तुमको 10 तक नहीं मिलेगा। बहुत सारा प्यार करती हूँ मैं तुमको, फोन 10 तक नहीं मिलेगा। क्या मैं इस तरह से अपने बच्चे को बता सकती हूँ? बिकॉज मुझे लगता है मैं वो तभी बता पाऊंगी जब मुझे खुद के ऊपर विश्वास है, जब मुझे खुद लग रहा है कि मैं बच्चे को इनफ टाइम दे रही हूँ एंड आई एम डूइंग माई बेस्ट पॉसिबल टू ब्रिंग अप द चाइल्ड। तब मैं फर्मली लेकिन प्यार से उसको मुस्कुराकर भी बोल पाऊंगी बेटा ये तो नहीं चलेगा। ये जो चीज है ना, इसमें सर फर्क है कि बेटा फोन तो नहीं दूंगी तुमको मैं, लेकिन प्यार बहुत करती हूँ, एक ये एक्सप्रेशन हो गया। दूसरा, यू विल नॉट गेट द फोन एट ऑल। ये दोनों जो एक्सप्रेशंस में फर्क है, मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड मी, मेरे फ्रस्ट्रेशन। सपना अगर हम हाँ सर। सपना अगर हम प्रेम करते हैं ना, तो इट इज कन्वेड मोर बाय योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बाय दैन योर वर्बल कम्युनिकेशन। हम यस। शब्दों का चयन क्या कर रहे हैं और शब्दों का क्या उच्चारण कर रहे हैं, ये तो है प्रकट होने वाली चीज। पर अप्रगट जो होने वाली चीज है वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। जब आप आपके बच्चों को कुछ नहीं देने का संकल्प करते हो या अनुशासन का निर्णय देते हो, तो आपके आंखों में नमी होनी चाहिए, दुख होना चाहिए कि मेरा बेटा दुखी है, मेरी बेटी दुखी है, मेरी बेटी का दुख मुझे दुख देता है, फिर भी अनुशासन के लिए मुझे नहीं देने का संकल्प करना पड़ रहा है। ये बच्चा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से समझ जाएगा। पर जब बच्चा क्रोध देखेगा आपकी आंखों में, झिड़कार नजर मतलब धुतकार देखेगा, तो उसे दुख होगा। उसे दुखी मत करो, उसे प्रोवाइड मत करो, मत दो उसको जो नहीं देना है वो। पर उसे हर्ट करने का, तुम नाम क्या बेअकल हो, गैर जिम्मेदार हो, तुम बेवकूफ हो, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा मैं मानता हूँ। वी हैव राइट टू से नो, but then we can say no with a lot of empathy for the child, a lot of empathy that it should reflect on our face. यस। और एम्पैथी होनी चाहिए सर बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा जब बाहर की दुनिया में जा रहा है, नेचुरली उसकी उम्र के हिसाब से वो चाहेगा कि जो दूसरों के पास है वो उसको मिले।
इट इज, देयर इज नथिंग रॉन्ग अगर वो बच्चा चाहता है तो। पेरेंट्स कहते हैं कि इसमें बिल्कुल समझदारी नहीं है, उसकी उम्र तो देखो, समझदारी आने के लिए उसको थोड़ा टाइम तो दो कि क्या सही है क्या नहीं है। सपना, अगर आजकल वो समझदार अभी हो जाए, अगर वो अभी समझदार हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी ना। पेरेंटिंग की जिम्मेदारी बरकरार है, इसलिए वो ना समझदार है, तो उसको समझ बढ़ाने के लिए तो आपको किया है ना तैयार। यस यस। यस या तो सर मुझे एक ये लगता है कि पेरेंट्स गिल्ट लेकर चल रहे हैं अपने आप में। बच्चे गिल्ट देते हैं वो सेकेंडरी है, वो पेरेंट्स की तरफ से उनको जो एनर्जी मिलती है उसका वो फायदा उठाते हैं, क्योंकि हर बच्चा नहीं पेरेंट को गिल्ट देने की हिम्मत करता है, हर बच्चा नहीं करता है, कोई बच्चे करते हैं और बहुत तरीके से। फिर ये जो बच्चे हैं ना सर, इनको एक आदत हो जाती है कि आज मैंने माँ से कहा था कि उसकी देखो मम्मी कितनी अच्छी है, तुम तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करती, तो माँ ने वो चीज लाकर दे दी, तो वो उस चीज को एस्केलेट करने वाला है टू द एक्सटेंट एक दिन वहां पे लेके जाएगा कि तुम मुझे प्यार नहीं करती, मैं तो सुसाइड कर रहा हूँ जाकर, या तो फिर मुझे ये लाकर दे दो। तो ये हमको समझ में नहीं आता है कि हमने कहीं ना कहीं इसके बीज हमने खुद ने बोए हुए हैं। और सर मेरे सपना, मैं ऐसा देखता हूँ, सपना मैं इसको ऐसे भी देख रहा हूँ कि कौन पेरेंट्स है जिनको ये फीलिंग आता है कि मेरा बच्चा मेरे से प्रेम नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ जो पेरेंट्स बच्चों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वो खुद कन्विंस नहीं है वो व्यवहार से, दे आर नॉट कन्विंस्ड बाय देमसेल्व्स। मतलब उनको भी लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं कर रहा हूँ, पर पॉसिटिव ऑफ टाइम or the priorities of the circumstances or the limitations and the compulsions of the situation, I have to do this, ये मान के चल रहे हैं। पर ये व्यक्ति को, ये पेरेंट को ये नहीं पता है अभी कि मैंने जो कुछ निर्णय दिया, जो कुछ किया, जो कुछ सलूक किया बच्चे से, वो ठीक नहीं किया, ये खुद मान रहा है। और उसको मैं अभी बच्चे को बता भी नहीं सकता हूँ। मतलब इनका अपना अहंकार भी बीच में आता है कि बच्चे को बाद में जाके सहलाऊं, बताऊं कि बेटा मैं उस समय जो किया था ना वो थोड़े गुस्से में किया था, या थोड़ी जल्दी में था इसलिए किया था, या मेरे पिताजी ने मुझे कह दिया था इसलिए मुझे करना पड़ा था, मैं मेरे पिताजी का अपमान नहीं कर सकता हूँ बेटा, बड़े बुजुर्गों के सामने मुझे ऐसा आपको कहना पड़ता है। ये जब मैं उसको अकेले में बताऊंगा तो मैं अंडू कर पाऊंगा। पर अधिकतर बार ये होता है कि आपको समय नहीं रहता है और बच्चा आपको मौका नहीं देता है। बच्चे भी ऐसे होते हैं, सपना हमारा एक स्वभाव है, अगर किसी की गलती हो जाए ना तो हम उसको नाक रगड़ने पे मजबूर करते हैं, और बच्चे ये हमसे सीख लेते हैं। मतलब अगर पेरेंट्स की कोई गलती होती है तो वो बच्चा चाहता है कि भी पेरेंट खुद आके मेरे से बात करे, अदरवाइज ही विल टेक अ स्टैंड दैट आई डोंट लव यू, बिकॉज ही हैज एक्सपीरियंस द लैक ऑफ लव। एक ये है सर, दूसरा ये भी है कि जैसे आपने कहा कि पेरेंट्स ने जाके क्या अपनी गलती मानना चाहिए, ये जो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स अपनी गलती नहीं मानते हैं, चीजें प्रोवाइड करते हैं बिकॉज दे फील गिल्टी, इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग कि बेटा मैंने गुस्सा नहीं होना चाहिए था, मैंने गुस्सा नहीं होना चाहिए था पर माई इंटेंशन वॉज दिस, ये कम्युनिकेट करने की बजाय वो चीज प्रोवाइड कर देते हैं, बच्चे का काम हो ये गया। घुसखोरी होगी, हाँ, घूस देना बोलते हैं सपना, इसको घूस एग्जैक्टली दे सर, रहे हैं वो। ब्राइबरी, ब्राइबरी इज देयर इन बिग फॉर्म, बराबर। क्योंकि हम टाइम नहीं देना चाहते, हम अपना पेशेंस नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए हम घूस दे रहे हैं और उसका दोष भी बच्चे के ही सिर पर डाल रहे हैं कि ये बच्चे ऐसे बिहेव करते हैं, समझदार नहीं है। मतलब वो 15 साल के बच्चे को पूरे दुनिया का ज्ञान होना चाहिए और हमको 40 साल की उम्र में भी हमने कुछ भी समझने की या नया सीखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ हम मान के चल रहे हैं। सो मैं ये नहीं कहूंगी कि बच्चे हमेशा सही होते हैं, पेरेंट्स हमेशा गलत होते हैं या वाइस वर्सा, ये मैं नहीं कहूंगी। जैसे हमने शुरुआत में भी कहा था कि इट इज सिचुएशनल, क्योंकि पेरेंट और दो पेरेंट और एक बच्चा, ये तीन अलग अलग डायनामिक इंडिविजुअल्स है, तीन पर्सनालिटीज है। तो हमने जितनी यहाँ पर बात की है वो सारी की सारी वैसे के वैसे ही लागू करने से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, हम ये भी कहीं पे नहीं कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक चीजें, आज हम गिल्ट की बात कर रहे थे कि कैन वी हैव अ गिल्ट फ्री पेरेंटिंग। बच्चा कैसा निकलता है ये दूसरी बात है, बच्चा पढ़ता है या नहीं ये दूसरी बात है, बच्चा बिहेवियर ठीक है या नहीं ये दूसरी बात है। मैं गिल्ट फ्री पेरेंटिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अगर उसको ध्यान में रखना है तो मुझे लगता है कि बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स अगर हम अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि पेरेंट की जिम्मेदारी क्या है। जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि इट्स अ डिवाइन थिंग दैट अ सोल इज कमिंग आउट थ्रू अस, हमारे थ्रू एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो वी आर द केयर टेकर्स। और जब तक वो उसको हम नेक्स्ट लॉट में, मतलब जहां वो एडल्ट अपनी जिम्मेदारी ना ले सके वहां तक हमको पहुंचाना है। सो मे बी आई एम लाइक अ ट्रांसपोर्टर, कि मेरे थ्रू आया है, मुझे इतना रखना है, तो इस समय मेरी जिम्मेदारी क्या है एज ए ट्रांसपोर्टर, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको ग्रोथ के लिए उसका एजुकेशन मिलना चाहिए,
उसको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर मिलना चाहिए जो उसके ग्रोथ के लिए जरूरी है, और ये सब करते समय मैंने उसको भरपूर प्यार देना चाहिए ताकि उसकी इमोशनल ग्रोथ, डेवलपमेंट भी हो, विथ अ सिंपल इंटेंशन कि जिस दिन मेरा बच्चा मेरे घर से निकले, क्या वो अपने आप को फिजिकली, इमोशनली और मेंटली मैनेज कर सकता है, कैन द चाइल्ड वॉक इन टू द वर्ल्ड कॉन्फिडेंटली, और उसके लिए मुझे जो भी स्टेप लेना पड़े, कभी डांटना पड़े, कभी प्यार करना पड़े, कभी कुछ प्रोवाइड करना है, कभी नहीं प्रोवाइड करना है, बट अगर मेरा इंटेंशन मेरे ध्यान में है ना सर, मुझे लगता है कि अगर मैंने इंटेंशन ये रखा कि मेरे बच्चा मुझे प्यार नहीं करेगा तो मैं शायद बहुत घूसखोरी करूंगी। मैंने अगर इंटेंशन ये रखा कि भाई प्यार नहीं किया तो चलेगा, ही और शी शुड बी अ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल कि अपनी जिंदगी सही तरीके से जी सके, अगर वो मेरा इंटेंशन है तो मुझे लगता है कि मुझे गिल्ट आएगा ही नहीं, चाहे बच्चा किसी दिन खुश है चाहे खुश ना रहे, बिकॉज खुश रहना न रहना उसका पर्सनल चॉइस है, उसका मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ उससे कोई लेना देना नहीं है उस चीज का। तो बेसिक चीजें अगर मैं याद रखूं तो मुझे लगता है मुझे अपने ही ऊपर काम करना है, अल्टीमेटली बच्चा कैसे निकलता है वो दूसरा तीसरा पार्ट आता है जो इसमें नहीं आता। तो आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? यस, सपना, सपना, ये जो बच्चा है ये जैसे कि ईश्वर की देन है, इसे हमें समाज में इंटीग्रेट करके छोड़ना है। हाँ जी, मतलब जैसे एक नदी जाके समंदर में मिलती है, वैसे मेरा बच्चा एक समाज में जाके मिलने वाला है, और समाज के ये समंदर में वो एक शरीक होने वाला है। तो उसकी अपनी पहचान एक समाज में अच्छा इंसान बोल के हो, इसके लिए होनी चाहिए। और अभी ये अच्छी पहचान का मतलब मैं मार्क्स, पैसा, पद प्रतिष्ठा की बात नहीं कर रहा हूँ। एक मीनिंगफुल, सोशली रिलेवेंट एंटिटी होनी चाहिए, और वो अपना भाग्य लेके, खुद से हैप्पी और इमोशनली स्टेबल भी होना चाहिए। यस, और वो अपना भाग्य लेके आया है, उसको अपना पुरुषार्थ करना है। और मेरा पेरेंटिंग ये मेरे पुरुषार्थ का भाग है, और उसके मेरे बीच में जो कोई टकराव हो रहे वो मेरे भाग्य की कुछ कारण हो रहा है। ये अगर मैं समझने लग जाऊं ना, तो मेरे प्रेम करने की प्रक्रिया में बाधा आने की संभावना कम है, प्रेम करने की प्रक्रिया में। और प्रेम करने की प्रक्रिया में बाधा ना आए, इतना ही मैं देखते रहूं, क्योंकि मेरा बच्चा मेरे से प्रेम करे ना करे इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा उसके प्रति प्रेम कम ना हो। और अगर मेरा उसके प्रति प्रेम कम ना हो ना, तो कन्वीनियंट, इनकन्वीनियंट, राइट, रॉन्ग, मॉरल, इमोरल, गुड, बैड, ये पच्चड़ में मैं फंसने वाला नहीं हूं। और मैं दूसरों सिर्फ प्रेम दूसरों देते के रहूंगा। पेरेंटिंग से कंपेयर भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे के लिए मुझे क्या चाहिए, दूसरे पेरेंट्स को मेरे क्या चाहिए उनके बच्चों के लिए, ये उनका है। तो अगर मुझे ये पता रहे कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे जिस तरह से भी अपना पेरेंटिंग करना है मैं उस तरह से अगर सही ढंग से कर रहा हूँ, तो मुझे गिल्ट की कोई जरूरत नहीं है, इर्रेस्पेक्टिव कि बच्चा खुश है कि नहीं खुश है। और अगर मैं इसको ध्यान से समझूं तो मुझे लगता है कि हम गिल्ट फ्री और हैप्पी पेरेंटिंग कर सकते हैं। सो एक और मुझे लगता है ये डिस्कशन, मुझे सर के साथ डिस्कशन करने में बहुत मजा आता है हमेशा, इसीलिए हमने सोचा कि ये डिस्कशन हम आपके साथ में भी आकर शेयर करें। तो ये था 7th एपिसोड ऑफ जब कोई बात बिगड़ जाए। हम ये सिलसिला चलाते रहेंगे। 8th एपिसोड नेक्स्ट सैटरडे सेम टाइम 5 o'clock आपके साथ में हम शेयर करेंगे। हमें ज्वाइन करिएगा जब कोई बात बिगड़ जाए, एवरी सैटरडे 5 PM। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।